दोस्तों टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 6 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी लेजर को जब टैली में क्रिएट करते हैं तो उसको हमने किस ग्रुप में रखना होता है। तो पिछले पार्ट में हमने ये समझा था कि किस तरह से हमने लेजर और ग्रुप को टैली में क्रिएट करना होता है। तो अगर मैं टैली की स्क्रीन पे आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में ग्रुप्स का ये सेक्शन है, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले में अगर एंटर करता हूँ तो आपको ये कुछ 28 ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। जब कोई हम लेजर क्रिएट करते हैं टैली में तो उस लेजर को इन में से किसी एक ग्रुप में रखना पड़ता है। तो हमें एज ए अकाउंटेंट इस बात का पता होना चाहिए कि जो भी लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस ग्रुप में जाएगी। तो उसको समझने के लिए हम इन सभी ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद हमें ईजिली समझ आ जाएगा कि जो लेजर हम क्रिएट करेंगे वो किस ग्रुप में जाएगी। तो चर्चा करने से पहले हम एक चीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक बिजनेस कैसे काम करता है, क्योंकि हमें फिर ये पता चल जाएगा कि जब हम कोई लेजर क्रिएट करेंगे वो किस ग्रुप में जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब कोई बिजनेस चल रहा होता है तो उस बिजनेस के कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट उस बिजनेस के वो मीडियम होते हैं जहां से उस बिजनेस में इनकम आती है, मतलब उस बिजनेस में पैसा आता है। लाइबिलिटीज़ वो मीडियम होते हैं उस बिजनेस में जिनसे उस बिजनेस में से पैसा जाता है। तो ये दो चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है। जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं ये इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। अगर आपको एसेट और लाइबिलिटी के बारे में नहीं पता तो फिर इन सभी ग्रुप्स के बारे में अच्छी तरह से समझना आपके लिए मुश्किल है। मोटा मोटी आप ये समझ लें कि जब कोई बिजनेस में इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है कहीं से, तो वो उसको हम एसेट वाली कैटेगरी में डालते हैं, इनकम वाली कैटेगरी में डालते हैं। और दूसरी तरफ जब बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो वो हम लाइबिलिटी वाली कैटेगरी में डालते हैं। तो जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा उसमें आ रहा है या जा रहा है। जब हमें ये बात क्लियर होगी तो हम इजीली उसे किसी ना किसी ग्रुप में डालना सीख जाएंगे। बट एसेट और लाइबिलिटी के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से हमने इन ग्रुप्स को कैटेगराइज किया है। उसके बाद इन कैटेगरीज में इन ग्रुप्स का क्या नेचर है और किस तरह से हम किसी लेजर को इसमें डालते हैं। इसके लिए हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर हमने एसेट और लाइबिलिटी की दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एसेट वाली कैटेगरीज में ये सभी ग्रुप्स आते हैं, ओके। और वहीं पर लाइबिलिटी वाली कैटेगरीज में ये सभी ग्रुप्स आते हैं। तो मैं इसकी एक इमेज, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक से आप उसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसको समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट के इस बैंक अकाउंट के ग्रुप की। उसके बाद हम लाइबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम एसेट, फिर लाइबिलिटी, कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट के ग्रुप की। तो हम नीचे जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे बैंक अकाउंट ग्रुप, ओके। तो ये जो ग्रुप है इसमें हम किस तरह की लेजर बनाते हैं। तो जब हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो हमारे नाम से रजिस्टर होता है, हमारी फर्म का कोई नाम होता है। तो उसके लिए हम एक करंट अकाउंट बनाते हैं बैंक में, ठीक है। करंट अकाउंट बैंक में बनाते हैं। उसके बाद हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट। ये दो अकाउंट जो है वो हम किसी ना किसी बैंक में बनाते हैं जब बिजनेस कर रहे होते हैं। तो हमारे ये दोनों अकाउंट जब हम टैली में काम कर रहे होते हैं तो इनका हिसाब किताब अगर हमने टैली में भी रखना है तो बैंक अकाउंट के इस ग्रुप में इनको मेंशन करना है, ठीक है।
तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जो लेजर है वो हमारे बैंक अकाउंट में बनती है। और बेसिकली बैंक अकाउंट का नेचर क्या है, एसेट वाला, क्योंकि सेविंग में या करंट में आपकी जो संपत्ति होती है, ठीक है, वो पड़ी होती है। अब ये लोन नहीं होता, ये आपकी कमाई होती है, तो ये आपके एसेट में आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंक ओसीसी और बैंक ओडी अकाउंट। टैली में ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट इन दोनों का मतलब सेम है, बैंक ओसीसी और बैंक ओडी अकाउंट। सेकंड कौन सा है, बैंक ओसीसी एंड ओडी अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अकाउंट हम बैंक में बनाते हैं, इसका यूज क्या होता है। देखिए दोस्तों, बैंक में हम लोन लेते हैं, जब कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें हम बेसिकली बैंक से कुछ पैसा उठाते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं। बट ये बैंक में ओडी मतलब ओसीसी अकाउंट होता है, ये लोन की कैटेगरी में नहीं जाता। बिकॉज इसमें क्या होता है, आपके लिए बैंक एक लिमिट बनाता है, ठीक है। लिमिट का तो बेसिकली आपने हो सकता है नाम सुना होगा। जैसे आपके बिजनेस को बैंक चेक करता है कि उसमें 10 लाख का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके बिजनेस में 10 लाख का माल पड़ा हुआ है, बैंक का मैनेजर आपके पास आता है और देखता है कि यार आपके बिजनेस में 10-12 लाख का माल पड़ा हुआ है, तो वो माल को देख के डिसाइड करता है कि इस बंदे को कितनी लिमिट जो है हम बना के दे सकते हैं। कल को ये डिफ़ॉल्ट करता है तो हम जो अमाउंट इसको देंगे वो इसके माल को बेच के रिकवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि वो देखता है कि 10 लाख का इसके पास माल है, तो हम इसे 5 लाख की एक लिमिट बना के दे देते हैं। अब ये जो 5 लाख की इसने लिमिट बना के दी है बैंक ने, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या है कि एक बिजनेस पर्सन इस 5 लाख में से जब मान लीजिए 2 लाख को अपने बिजनेस में लगाता है, तो सिर्फ बैंक उस 2 लाख का ब्याज मांगता है जितने समय के लिए उस पैसे को यूज करता है। अगर वो बिजनेस पर्सन पूरे 5 लाख को यूज करता है तो बैंक उसे उस 5 लाख का ब्याज मांगता है। बैंक ओसीसी अकाउंट का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट, ठीक है। जब बिजनेस पर्सन 2 लाख या 5 लाख जितना भी उसने यूज किया है अपने बिजनेस में, यूज करने के बाद उसे बैंक को फिर वापस लौटा देता है। वापस लौटाने के बाद बैंक में उसका जो अमाउंट है वो बेसिकली जीरो हो जाता है, ठीक है। उसने कोई पैसा नहीं लिया तो बैंक उसे कोई ब्याज भी नहीं लगाता। ब्याज उस अमाउंट पर लगता है जो उसने ली है, उसने यूज की है। अगर लिमिट बना के रखी है, ओसीसी अकाउंट बना के रखा है और पैसे नहीं उठाए, तो फिर उसे जीरो ब्याज लगेगा। तो ऐसा अगर आपने अपने बिजनेस के लिए एक बैंक में अकाउंट बनाया हुआ है तो वो बेसिकली ओसीसी या ओडी अकाउंट में जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, सॉरी ब्रांच एंड डिवीजन की, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन, तो ब्रांच एंड डिवीजन जो ग्रुप है ये तब बनता है जब आपकी कंपनी, जैसे आपकी कंपनी मान लीजिए एबीसी कंपनी है, ओके, और इसकी आपके स्टेट में 3 ब्रांचेस हैं। ब्रांच A1, ब्रांच B1, ब्रांच C1, तो ये 3 ब्रांच हैं।
तो ये जो आपकी मेन ब्रांच है एबीसी कंपनी में, तो इसमें अगर हम टैली में काम कर रहे हैं तो इन ब्रांचेस का अगर हमने हिसाब किताब रखना है तो उसको हमने कहाँ पे डालना है। तो जो हमारी मेन ब्रांच है इसमें हमने इस ब्रांच का भी जिक्र करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। तो हमारी अगर कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उनकी अगर हमने लेजर क्रिएट करनी है तो लेजर हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, ब्रांच एंड डिविजन्स में, उन कंपनीज की जो हमारी ब्रांचेस है। उसके बाद ये बेसिकली हमारे एसेट कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो हमारी ब्रांचेस हैं वो बेसिकली हमारी क्या है, एसेट, हमारी संपत्ति है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे एसेट वाले इस कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। फोर्थ हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंस वो बेसिकली वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली लिंक होते हैं। मतलब कहने का कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आपको जो भी माल आप तैयार कर रहे होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने पे जो उस प्रोसेस में खर्चे होते हैं वो बेसिकली आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, कपड़ा तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी कपड़े की मिल है, आप कपड़ा तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो मेन इनकम सोर्स है वो कपड़ा है। आपने रुई खरीदी, उसका धागा बनाया, या धागा खरीदा, उसके बाद उसको बुना, बुनने के बाद उसका कपड़ा बनाया। तो जितने भी प्रोसेस से वो गुजरेगा, हर एक प्रोसेस में आपके खर्चे होंगे, वो चाहे लेबर के हो, चाहे मशीन के हो। जिस मशीन में कपड़ा बन रहा है उसके भी कई सारे खर्चे होते हैं, उसमें तेल डालना पड़ता है, बिजली का खर्चा होता है, तो उसकी मरम्मत करनी होती है टाइम पर, तो और उसके साथ लेबर वगैरह लगी होती है। तो डायरेक्टली वो आपके खर्चे हैं, क्योंकि जितने प्रोसेस से वो कपड़ा बन के निकलेगा तो उसमें किसी ना किसी तरह का खर्चा तो होगा। तो वो जो खर्चा है जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है वो बेसिकली आपके लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो इस तरह के खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो जितने भी तरह के लेजर बनते हैं इस तरह के खर्चे के, वो चाहे आपका वेजेस का हो या आपने जो मशीन रखी है उसकी मेंटेनेंस का हो, वो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं, जो भी आप कमाई कर रहे हैं उस कमाई के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं। तो वो जितने भी तरह के खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो जितनी भी लेजर बनती है वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस के इस ग्रुप में आती है। ठीक है, तो इस ग्रुप का नेचर क्या है, लायबिलिटीज, क्योंकि हमने खर्चे क्या होते हैं, खर्चे देने पड़ते हैं। अगर खर्चे किए हैं, हो रहे हैं बिजनेस में, तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। ओके, तो फिफ्थ क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और अकाउंट का मतलब खाता। देखिए, जब कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी उस बिजनेस का ऑनर होता है, मालिक होता है, उसने कहीं से एक अमाउंट लेके आनी होती है जो कि उस बिजनेस में डालनी है। ठीक है, अगर वो अमाउंट अपने सेविंग खाते से लेके आता है, सेविंग जो उसने की है वहां से लेके आता है, कहीं से भी लोन नहीं लेता, उसकी सेविंग है। मान लीजिए कि वो 5 लाख रुपया अपने बिजनेस में लेके आया, तो ये जो 5 लाख रुपया वो लेके आया उसकी कमाई है जो उसने पहले की
करके रखी है, तो ये जो कमाई है उसकी, ये बेसिकली आपके कैपिटल अकाउंट में पड़ेगी। ओके, किसमें पड़ेगी? आपके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये ना तो लोन है, ये बेसिकली सेविंग है, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में पड़ेगी। तो जो भी पहला पैसा बिजनेस में आता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, वो बेसिकली आपका कैपिटल अकाउंट में पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट, मतलब बेसिकली आपकी तो ये संपत्ति है, आपने किसी को ये पैसा देना तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोन तो आपने लिया नहीं है, तो ये आपकी संपत्ति है, तो ये कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। ओके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जितनी भी तरह की लेजर्स बन सकती हैं इन सभी ग्रुप्स में वो भी दूंगा, आप एक एक करके बना लेना, ठीक है। अभी के लिए इसको समझ लेना कि हाँ ये होता क्या है, किस तरह से हम बना सकते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं? जो कि हमने सरकार को देने होते हैं, जैसे जीएसटी, जैसे सेस, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास टीडीएस, जीएसटी, सेस, टीडीएस, ये हमने क्या करना होता है? सरकार को देना होता है। ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार को टैक्स दिए बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं, देना पड़ेगा। तो जब हम सरकार को ये जीएसटी देते हैं, पैसा देते हैं, तो जब हम परचेज कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो अगर उस पर जीएसटी लगता है तो भी हमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो बनती है, वो चाहे 5% है, 12% है, 18% है या 28% है, ये देनी है, ठीक है। अब जब जिस तरह का भी हम बिजनेस करते हैं उस हिसाब से ये टैक्स स्लैब है। ओके, 5, 12, 18 एंड 28, ये हमारा जीएसटी है, ठीक है। तो जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट होता है? तो जितनी भी तरह की लेजर हम बनाते हैं जीएसटी की, जैसे कि आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये लेजर क्या है? ये हमारी जीएसटी की लेजर है। तो ये कहाँ पे जाएंगी? आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है। जब हम इन सभी को एक एक करके स्टडी कर रहे होंगे तो और भी डीप हम जाएंगे जीएसटी में। अभी के लिए आप मोटा मोटी ये समझ लें कि हाँ, जो लेजर हम क्रिएट करेंगे वो बेसिकली हमारे एसेट वाले कॉलम में जाएंगी या हमारे लाइबिलिटी में जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश इन हैंड। ओके, कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड, ठीक है। ये ग्रुप कहाँ पे काम में आता है? कैश इन हैंड में सिर्फ 2 लेजर बनती हैं। एक तो कैश की, ये बेसिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी जब भी आप टैली नहीं इंस्टॉल करेंगे, जब भी आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की जरूरत, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो कैश की लेजर बनी होती है। अगर आपने इसमें एक और लेजर बनानी है, वो है पैटी कैश। ओके, पैटी कैश बेसिकली वो पैसा होता है, वो कैश होता है जो कि आप अपने बिजनेस में छोटे मोटे खर्चों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पेट्रोल का खर्चा निकालना है या कोई छोटा मोटा और भी खर्चा है, स्नैक्स वगैरह का या चाय का खर्चा, तो वो उसके लिए हम छोटा मोटा जो अमाउंट रखते हैं वो पेटी कैश में जाता है। तो कैश इन हैंड में हमारे पास सिर्फ 2 लेजर होती है कैश की। कैश क्या है? जो हमने नगद अपने पास रखा है, जो हमारे गले में नगद पड़ा हुआ है, उसको हम कैश बोलते हैं। तो जितना भी कैश हमारे पास पड़ा है उसका हिसाब किताब हम इस लेजर में रखते हैं, और पेटी कैश में हम छोटे मोटे पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाँ लोन का। ओके,
अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ लोन्स की, तो लोन बेसिकली कर्जे को कहते हैं। और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कहीं से कर्जा लिया हुआ है तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लोन्स का जो ग्रुप है वो बेसिकली किसी भी लेजर को बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। इसके अंडर आपको दो सब ग्रुप मिलते हैं, जिसमें एक अनसिक्योर्ड ग्रुप होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं, ओके। और दूसरा ग्रुप होता है हमारा सिक्योर्ड लोन। अब इनमें दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए दोस्तों, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में सिर्फ यही फ़र्क होता है, अगर आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा किसी अपने रिश्तेदार से लिया है, अपने किसी दोस्त से लिया है, जिसको लेने के लिए आपने किसी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा उसके आगे, और फिर भी आप उस पैसे का ब्याज देते हैं, उस पैसे को यूज़ करके उस फ्रेंड का या उस रिलेटिव का किसी ना किसी तरह से फ़ायदा उसे पहुंचाते हैं, तो आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। फ्रेंड रिलेटिव ही नहीं, किसी से भी, अगर आपने बैंक से भी बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे लोन लिया है तो वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिक्योर्ड लोन की, तो सिक्योर्ड लोन बेसिकली क्या होता है, जब आपने किसी तरह का लोन किसी चीज़ को गिरवी रख के दिया है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, तो वो हम सिक्योर्ड लोन में गिनते हैं। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक ने बदले में आपके किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के कागज़ अपने पास रखे हुए हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो अगर आपने बिजनेस में लोन लिया है अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड और उसकी एक लेजर बनाना चाहते हैं, तो आपने ये देख लेना है कि वो किस कैटेगरी में आता है, वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। बैंक से लिया है या किसी संस्था से लिया है, किसी फ्रेंड से लिया है, किसी से भी लिया है वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जाता है। तो आपने अगर कुछ लोन की लेजर बनानी है तो उसके लिए आप इन ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं, लोन, और उसके अंडर आते हैं अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए लोन, और इसके नीचे आते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो जितने भी तरह के आपके लेजर लोन के रिलेटेड बनते हैं वो सभी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड ग्रुप में जाते हैं। अब लोन का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी वाला, बिकॉज आपने लोन लिया है तो बाद में क्या करना है, उसको वापस करना है, तो वो क्या है आपके लिए? लाइबिलिटी। आपने किस्तों में करना है या एक साथ वापस करना है या उसका ब्याज देना है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो वो बेसिकली आपकी एक लाइबिलिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डिपॉजिट एसेट्स की, तो ये क्या होते हैं हमारे डिपॉजिट एसेट्स? देखिए दोस्तों, आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए डिपॉजिट एसेट्स, देखिए दोस्तों, आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कहीं पे कोई फैक्ट्री या शॉप रेंट पे ली है, ओके। तो जब आपने फैक्ट्री या शॉप रेंट पे ली है, तो फैक्ट्री या शॉप का मालिक आपको शॉप या फैक्ट्री को रेंट पे देने से पहले सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट आपसे मांगेगा, जिसको आप पगड़ी भी बोलते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो वो कुछ अमाउंट मांगेगा कि भाई मेरे को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट दो। वो कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये शॉप है, ये मैंने बाज़ार में ली और इस शॉप का मालिक मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को ना 1 लाख रुपया तुम एज ए सिक्योरिटी के तौर पर मेरे को डिपॉजिट करा दो। जब तुम इस दुकान को छोड़ोगे तो मैं वो 1 लाख तुम्हें वापस कर दूंगा।
तो क्या होता है कि जो बंदा इस दुकान को रेंट पे लेना चाहता है वो क्या करता है, अगर उसको ज़रूरत है तो वो दुकान को किराए पे लेने से पहले 1 लाख रुपया दुकान मालिक को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करा देता है। तो डिपॉजिट कराने के बाद वो दुकान को रेंट पे ले लेता है। अगर आपने कुछ इस तरह का पैसा कहीं पे सिक्योरिटी के तौर पर रखा है तो वो आपके इस ग्रुप में जाता है, उसकी लेजर इस ग्रुप में बनती है। उसी तरह से अगर आपने कहीं पे किसी के साथ जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और किसी कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं और वो कंपनी भी आपको बोलती है कि भाई कुछ सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी हमें चाहिए, कुछ अमाउंट हमें भी जमा कराओ। तो अगर आपने कहीं वहाँ पे भी पैसा जमा करा के रखा है तो फिर वो भी इस ग्रुप में जाएगा। आपने कहीं से फ्रेंचाइजी परचेज की है किसी की, तो वो भी आपसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं। तो कुछ इस तरह के अगर आपने लेजर बनाने हैं तो वो इस डिपॉजिट एसेट की ग्रुप में जाता है। इसके नाम से क्या है, डिपॉजिट एसेट। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको शॉप की एग्जांपल दी है। 1 लाख रुपए आपने जब दुकान मालिक को जमा करवा दिए हैं सिक्योरिटी के तौर पर, इन फ्यूचर आप दुकान छोड़ते हैं तो वो 1 लाख आपको वापस मिल जाते हैं। तो इस 1 लाख का नेचर क्या है, ये बेसिकली आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपकी ही संपत्ति है। आप जब दुकान छोड़ोगे तो आपको ये वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, एसेट वाला। तो ये क्या है, आपका एक एसेट है। ओके, इसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट सेंड्री क्रेडिटर की, इसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी। सेंड्री क्रेडिटर कौन होते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, सेंड्री क्रेडिटर वो लोग होते हैं, वो पार्टी होती हैं जहां से आप माल उठाते हैं क्रेडिट बेसिस पर, मतलब उधार पे। जो भी आपके सप्लायर होते हैं, अगर आप गुड्स का काम करते हैं या आपने कहीं से सर्विस वगैरह बाय करते हैं, तो आप अगर गुड्स या सर्विसेज को उधार पे बाय करते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद आप उनकी पेमेंट कर दोगे, तो वो बंदे कौन है आपके, सेंड्री क्रेडिटर, जिनको आप में बाद में पे करनी है, ठीक है। जैसे आपने सप्लायर हैं आपके, उनसे आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए हैं तो वो लोग जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा है, पैसे बाद में पे करने हैं, तो वो आपके सेंड्री क्रेडिटर्स होते हैं। और ये आपके लाइबिलिटी की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि बाद में आपने इनको पैसे देने हैं। तो जितने भी आपके देनदार होते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स को हम बेसिकली देनदार बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके देनदार होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, जिनको आपने पैसा इन फ्यूचर देना होता है, ठीक है। माल आज खरीद लिया बट पैसे आपने बाद में देने हैं। उन सभी लोगों की लेजर आपकी सेंड्री क्रेडिटर में बनती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें 2 ही रह चुके हैं, वो भी हम आगे बात कर लेंगे। डायरेक्ट इनकम, ठीक है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट इनकम के इस ग्रुप की। सो दोस्तों, बिजनेस में इनकम 2 तरह से होती है। एक तो होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम, जिसकी हम आगे बात करेंगे, और दूसरी होती है डायरेक्ट इनकम, जिसकी अब हम बात करेंगे। तो जो भी आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी से जो भी इनकम आपके बिजनेस में आती है वो आपके लिए डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपनी एक स्टेशनरी शॉप ओपन करके रखी है
वहाँ पे आपके कुछ ये 4-5 सर्विसेज हैं जो आप देते हैं। जैसे आप मनी ट्रांसफ़र की सर्विस देते हैं, रिचार्ज करते हैं, स्टेशनरी सेल करते हैं, फोटो स्टेट करते हैं। ये 4 सर्विसेज आपकी मेन है और इन 4 सर्विसेज से आप एक इनकम रिसीव करते हैं। आपकी ये 4 सर्विसेज सबसे ज़्यादा पैसा यही लेके आती है, मेजॉरिटी पैसा यही लेके आती हैं। तो आपके बिजनेस के लिए ये आपकी डायरेक्ट इनकम है। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी और तरह का बिजनेस करते हैं, उसमें आप और तरह की सर्विसेज देते हैं, या आप ऐसा बिजनेस करते हैं उसमें गुड्स सेल करते हैं और कई तरह की गुड्स की सेल वगैरह होती है, तो जो भी आपका बिजनेस जिस एक्टिविटी पर बेस करता है, जो भी चीज़ें आप ज़्यादा बेचते हैं, वही आपकी मेन इनकम है, वही आपकी डायरेक्ट इनकम है। ओके, तो जब आपने इनकी लेजर क्रिएट करनी है तो उसको आपने डायरेक्ट इनकम के इस ग्रुप में डालना है। ओके, तो ये है आपका डायरेक्ट इनकम का ग्रुप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परचेज अकाउंट के इस ग्रुप की। ठीक है, परचेज अकाउंट में आप क्या करते हैं, जो भी माल या आप सर्विसेज वगैरह बाय करते हैं, उनकी एंट्री या उनकी जो लेजर्स होती हैं वो आप परचेज अकाउंट के इस ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, जो भी आपने लेजर बनानी होती है परचेज के लिए, वो आपने परचेज अकाउंट में डालनी है। अकाउंट जो है वो बेसिकली आप टैली में 2 तरह के मैनेज करते हैं। एक तो होता है अकाउंट ओनली, ये बेसिकली आप तब मैनेज कर रहे होते हैं जैसे ये आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप कोई गुड्स सेल नहीं करते, तो वहाँ पर आपका अकाउंट्स ओनली में भी काम चल जाता है। बट अगर आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप गुड्स सेल परचेज करते हैं, तो वहाँ पर आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अब देख लेना कि अगर आप अकाउंट्स ओनली करते हैं तो आपकी कुछ लेजर जो है वो यहाँ पर बनती हैं। अकाउंट्स ओनली में आपकी परचेज जीएसटी 0%, परचेज जीएसटी 5%, परचेज जीएसटी 12%, 18% और 28%। ये कुछ लेजर्स हैं जो कि आपकी टैली में अकाउंट्स ओनली में परचेज अकाउंट के इस ग्रुप में बनती हैं। उसी तरह से अगर आप अकाउंट विद इन्वेंट्री कर रहे होते हैं तो वहाँ पर परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, ये सभी जो है ये आपकी परचेज अकाउंट के इस ग्रुप में बनती है। तो ये कुछ लेजर्स है जो कि आप परचेज अकाउंट में बनाते हैं जब आप परचेज वगैरह का यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं अपने बिजनेस में। तो परचेज की जितनी भी एंट्री हैं या लेजर्स वगैरह हैं वो कुछ इस तरह से हम परचेज अकाउंट के इस ग्रुप में डालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के इस ग्रुप की। दोस्तों, आपके बिजनेस में जब आपका बिजनेस चल रहा होता है तो आपके पास हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मनी हो जो आप कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो इन फ्यूचर, उससे फ़ायदा उठाने के लिए, या वो जो पैसा आप आज के टाइम में इन्वेस्ट कहीं पे करना चाहते हैं वो आपको बड़ा हुआ मिले। मतलब कि आपने आज 1 लाख रुपया कहीं पे जमा कराया तो 5 साल बाद आप चाहें कि वो 1.5 लाख हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब बड़ा हुआ मिले, तो आप किसी तरह के लाभ के लिए उस पैसे को आज इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर अपने बिजनेस को चलाते समय की है तो उस इन्वेस्टमेंट की जो लेजर है वो आपने इन्वेस्टमेंट के इस ग्रुप में बनानी है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है बैंक में, फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, एफडी की है, एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख की एफडी की है। क्यों की है? क्योंकि बैंक ने आपको बोला कि हर साल आपको 8% के हिसाब से हम ब्याज देंगे। मतलब कहने का कि मैंने आज 1 लाख जमा कराया और अगले साल ये 1,08,000 रुपये बन जाएंगे, उसके अगले साल इस 1,08,000 रुपये पर मेरे को फिर 8% और मिलेगा। तो ये क्या है, ये बैंक ने मेरे को एफडी करके दे दी और फिर मैंने इसका जो बेनिफिट है वो मेरे को इन फ्यूचर में मिलेगा। उसी तरह से मैंने एक आरडी करके रखी है, उसमें मेरे को हर महीने बैंक को
500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये या 10,000 या 15 या 20,000, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे को बैंक बोलता है कि इतने टाइम बाद आपको इतना ब्याज हम दे देंगे। तो ये भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो पैसा मैं आज इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कल को वो मेरे को बढ़ा हुआ मिलेगा। उसी तरह से अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड बाय किया हुआ है किसी कंपनी का, तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इन फ्यूचर क्या है कि वो म्यूचुअल फंड में जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से मेरे को ज़्यादा या कम मिल सकते हैं। उसी तरह से अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं अच्छी रिसर्च करके, तो आज मैंने वो 1 लाख के खरीदे हैं शेयर, तो हो सकता है भी कल को वो 3 लाख के हो जाए। इन फ्यूचर अगर मैंने अच्छी रिसर्च करके वो खरीदे हुए हैं। अगर मैंने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो उनकी भी कीमत जो है टाइम के साथ बढ़ती है। अगर मैंने कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है, तो इन फ्यूचर इस पेंशन प्लान का भी मेरे को फ़ायदा होगा। तो ये जो है ये मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो कुछ इस तरह की अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस को चलाते समय की हैं, और उनकी अगर मैं कोई लेजर बनाना चाहता हूं, तो उनकी लेजर मैं बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट के इस ग्रुप में। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। दोज एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद मेन बिजनेस एक्टिविटी, वो खर्चे जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़े नहीं होते, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टाफ को सैलरी या बोनस देना है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टेलीफोन का खर्चा या इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा हमने देना है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टी या स्नैक्स का जो खर्चा है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पानी का खर्चा, अगर हम ऑफिस में कोई वाटर कूलर वगैरह लगा के रखे हैं उसका खर्चा है, तो वो हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमारे ऑफिस का रेंट या गोडाउन का रेंट जो भी हम पे करते हैं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमारे बिजनेस में कोई गाड़ी वगैरह यूज़ हो रही है, वो चाहे अपनी है या हमारे काम के लिए यूज़ हो रही है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हम स्टेशनरी एक्सपेंस करते हैं अपने बिजनेस में, कोई कागजी कार्रवाई वगैरह करते हैं छोटी मोटी, तो उसके लिए हम पेन कॉपीज़ का यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग के खर्चे जो भी हम हमारे लिए होते हैं, जो हम आते जाते हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ कहीं पे आते जाते हैं हमारे किसी व्हीकल पे, तो वो हमारे लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी हमारे बिजनेस में कोई मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, कोई भी मशीन लगी है, उसकी मेंटेनेंस अगर हम करते हैं, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी छोटे मोटे खर्चे जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से लिंक नहीं होते, वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस को भी समझा था, अब हम इनडायरेक्ट को भी समझ चुके हैं। तो जो भी आपकी लेजर, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसमें अगर आपने कुछ इस तरह के खर्चों की एक एंट्री करनी है, तो उनके लिए जो लेजर बनेगी वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के इस ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपके बिजनेस में होते होंगे, उनकी लेजर्स हैं जो कि आपने बनानी है अगर, तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के इस ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिक्स एसेट्स के इस ग्रुप की। और ये टैली में क्यों यूज़ में आता है, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें परचेज करके रखी होती हैं जो कि आप लंबे समय तक उनका यूज़ करते हैं, बट आप उनको बेचते नहीं हैं रेगुलरली। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर आपने फर्नीचर बाय करके रखी है, आपने अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर बाय करके रखा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप रेगुलरली बेच खरीद नहीं रहे हैं, बट उनसे किसी ना किसी तरह का लाभ उठा रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए एज ए फिक्स एसेट की तरह ट्रीट होती हैं आपके बिजनेस में। जैसे कि आपने लैंड या कोई बिल्डिंग आपकी है या आपने बाय करके रखी है, वो आपके लिए एक फिक्स एसेट है,
आप उसका यूज़ कर रहे होते हैं बट आप उसे बेच नहीं रहे होते। उसी तरह से आपने कोई प्लॉट, शॉप या फ्लैट कोई बाय करके रखा है, उसे बेच नहीं रहे बट आपने उसे रेंट पे दिया है, तो उससे कोई इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए क्या है? फिक्स एसेट्स। फर्नीचर बाय करके रखा है आपने अपने बिजनेस के लिए, वो आप उसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके किसी ना किसी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आपके लिए फिक्स एसेट है। आपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर रखा है, आप उसे बेच नहीं रहे बट उससे काम ले रहे हैं, तो फ़ायदा उठा रहे हैं किसी ना किसी तरह का। कार परचेज की है, मशीनरी कोई बाय की है, मोबाइल फ़ोन है आपका, एसी है, फैन है, सीसीटीवी कैमरे है, उसी तरह से कई और चीज़ें जो कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे उनको बट आप उन्हें बेचोगे नहीं, वो आपके लिए फिक्स एसेट की तरह ट्रीट होंगी। तो इन सभी की अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो वो आपकी फिक्स एसेट के इस ग्रुप में आएंगी। तो ये आपके फिक्स एसेट होते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोन एंड एडवांसेस एसेट ग्रुप की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है लोन एंड एडवांस प्लस एसेट्स। तो ये क्या है? एसेट मतलब हमारी संपत्ति, ठीक है, और लोन एंड एडवांसेस का मतलब कि हमने अगर किसी को लोन दिया है या किसी को एडवांस में पैसा दिया है, तो कुछ इस तरह का पैसा, अगर इस तरह की अगर हमने कोई किसी अकाउंट का अगर हिसाब किताब रखना है तो वो हमने इस ग्रुप में डालना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने कोई लोन दिया है अपने फ्रेंड या रिलेटिव को, तो उससे हम कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं कोई किसी तरह का, तो कुछ इस तरह के पैसा अगर हमने किसी को दिया है तो वो क्या है? हमारे लिए लोन एंड एडवांसेस के इस एसेट ग्रुप में जाएगा। उसी तरह से अगर हम सरकार को एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं, कई लोग एडवांस इनकम टैक्स देते हैं, तो वो भी हमारे लिए लोन एंड एसेट के इस ग्रुप में जाएगा। किसी को हमने एडवांस पेमेंट की है, किसी पार्टी को कोई सामान हमने बाय करना है, तो उसकी पेमेंट हमने पहले कर दी है, तो वो भी हमारा इस एडवांसेस एंड लोन एंड एडवांसेस के इस ग्रुप में जाएगा। सो उसके बाद टीडीएस रिसीवेबल, जीएसटी रिसीवेबल और एडवांस सैलरी, ये सभी ग्रुप जो हैं ये आपके लोन एंड एडवांसेस के इस ग्रुप में जाते हैं। जो ये वो पैसा होता है जो हमने किसी को एडवांस में दिया होता है, ठीक है, तो वो हमें बाद में अगर वापस मिलना है तो उसकी एंट्री हमने इसकी इस ग्रुप में डालनी है। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैंड्री डेटर्स की। सैंड्री डेटर्स दोस्तों वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में आपसे उधार में माल खरीदते हैं और पैसे बाद में देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैंड्री डेटर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर मोहित आपसे 2000 का माल खरीदता है और पैसा बोलता है कि भाई मैंने बाद में देना है, तो मिस्टर मोहित आपके लिए सैंड्री डेटर है। और जब आप उसे 1000 का माल दे रहे हो, 2000 का माल दे रहे होते हैं, तो उसका रिकॉर्ड आप रखते हैं, और रिकॉर्ड रखने के लिए मिस्टर मोहित की एक लेजर बनाई जाती है जो कि सैंड्री डेटर्स में आती है। उसी तरह से आपका एक और डेटर है मिस्टर राहुल, ये आपसे 4000 का माल खरीदता है, और जब ये माल खरीदता है तो ये भी बोलता है कि पैसे बाद में, और जब पैसे बाद में, तो मौके पर आप क्या करते हैं? मिस्टर रोहित को सैंड्री डेटर्स में डाल देते हैं। तो जितने भी आपके उधार वाले कस्टमर होते हैं उनको आप सैंड्री डेटर्स के इस ग्रुप में डालते हैं, और बाद में आप इनसे पैसा रिसीव करते हैं। तो जो आपके सैंड्री डेटर्स हैं वो इस ग्रुप में जाएंगे, जो आपके डेटर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल अकाउंट कब यूज़ में आता है? जब आप किसी चीज़ की सेल कर रहे होते हैं और उसकी एंट्री आपने कहाँ पे डालनी है? सेल अकाउंट के ग्रुप में। सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट आप दो तरह के मैनेज करते हैं। या तो आप अकाउंट ओनली मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप वहाँ पे गुड्स सेल्स या बाय नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर आपका अकाउंट्स ओनली में भी काम चल जाता है। वहाँ पर आपके लिए सेल्स जीएसटी 0%, सेल्स जीएसटी 5, 12, 18 और 28% की, ये जो 5-6 लेजर्स हैं ये बनती हैं आपकी।
और कहाँ पे जाती हैं ये सेल्स अकाउंट के इस ग्रुप में जाती हैं। और उसी के साथ अगर आप अकाउंट विद इन्वेंट्री करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी ये लेजर्स बनती हैं, सेल्स जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। वो हम आगे जब जीएसटी करवाएंगे तो फिर आपको और भी बढ़िया तरीके से समझा देंगे, जैसे सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। तो ये कुछ लेजर्स है जो आपके सेल्स अकाउंट के इस ग्रुप में बनेगी। तो सेल्स अकाउंट की ये जो लेजर्स हैं ये आप कब बनाएंगे, जब आप सेल्स की एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो जो भी आप माल बेच रहे हैं उसकी एंट्री आपकी सेल्स अकाउंट के इस ग्रुप में इन लेजर्स की मदद से जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग की। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप आपका तब काम में आता है जब आपने अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान रेडी करके रखने होते हैं। फ्यूचर प्लान से मतलब ये कि मान लीजिए आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है और आपका फ्यूचर प्लान है कि भाई मैंने वहाँ पे किसी एक लोकेशन पे अपनी एक और ब्रांच खोलनी है। तो वो आपका एक प्लान है, तो आपने उसे एग्जीक्यूट करना है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद। तो उसके लिए आप आज से अगर तैयारी कर देंगे तो बढ़िया है ना। तो अगर आप उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा भी तो आज से आप जमा करेंगे। तो जो पैसा आप आज से जमा करना शुरू कर देंगे वो इन फ्यूचर आपके उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में काम में आएगा। तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो आपने जो भी उसकी लेजर है वो बनानी कहाँ पे है, रिजर्व एंड सरप्लस के इस अकाउंट में। उसी केस में उल्टा हो जाता है, आपने बिजनेस कर रहे हैं और आपने सोचा कि यार कभी मेरे बिजनेस में कोई घाटा हो गया, किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चला, तो उस टाइम पर अगर मेरे को कोई लॉस हो रहा होगा तो उसकी भरपाई मैं कैसे करूंगा। तो भाई मैं उसके लिए पैसे आज से जोड़ने शुरू कर दूंगा। तो एक अलग से मैं अमाउंट रखूंगा जो कि उस टाइम पर मेरे काम में आ जाएगी। तो कुछ इस तरह के अगर मैंने फ्यूचर प्लान्स आज ही डिसाइड करके रखे हैं तो मेरे को इन फ्यूचर वो बचा लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की अगर मैंने अर्निंग जो मैंने की है उसको अगर मैंने साइड में इस तरह से साइड में रखा है तो देन मैं इन फ्यूचर इस पैसे को जो मैं इस ग्रुप में रख रहा हूँ वो काम में आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये जो ग्रुप है ये बेसिकली कुछ इस तरह के पैसे को, इस तरह के अकाउंट को मैनेज करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम की तरफ। तो हमने बात की थी कि डायरेक्ट इनकम के बाद हम इनडायरेक्ट को भी समझेंगे। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आपके बिजनेस में मेन एक्टिविटी से नहीं आती, वो कुछ अलग एक्टिविटी से आती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कहीं से कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है, आपके पास कोई कस्टमर आया और आपकी किसी दूसरे दुकानदार से कोई सांठ-गांठ है कि भाई मैं ये कस्टमर आपके पास भेजूंगा तो मेरे को कोई कमीशन वगैरह मिलेगी। तो वो बोलेगा कि हाँ मैं तेरे को ये कमीशन दे दूंगा अगर आप ऐसा कस्टमर भेजोगे जो मेरे पास सामान लेगा आपके थ्रू, तो मैं आपको ये कमीशन दूंगा। तो कुछ इस तरह की अगर मेरे को कमीशन मिलती है तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। मेरे को कहीं से डिस्काउंट मिलता है, मैं सामान परचेज करता हूँ और मेरे को वहाँ पे 10% का कहीं से डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो जो मेरा पैसा बचा वो क्या है, मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम। मैंने कहीं पे कोई शॉप जो है ख़रीद के रखी है, उसको रेंट पे दिया है, तो मेरे को हर महीने का एक अलग से रेंट आता है, वो क्या है मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम। मैंने किसी को पैसा दिया है ब्याज पे, तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, तो वो क्या है मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मेरे लिए इसलिए है क्योंकि ये मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अगर ये कमीशन रिसीव करना कमीशन लेना मेरी मेन एक्टिविटी होती तो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम नहीं होता। उसी तरह से अगर मैं लोगों को पैसे देता हूँ ब्याज पे और ये मेरा मुख्य काम होता तो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम नहीं था। मैं कोई काम और कर रहा हूँ, मेरे को पैसे कहीं और से छोटे मोटे आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो कुछ इस तरह की इनकम्स अगर मेरे को हो रही है तो उनके लेजर कहाँ पे बनेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के इस ग्रुप में। उसी तरह से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोविजन के इस ग्रुप की। ओके, प्रोविजन बेसिकली क्या है,
प्रोविजन हम इन फ्यूचर होने वाले नुकसान, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, लॉस ऑफ एसेट्स, इनकी तैयारी को बोलते हैं। प्रोविजन मतलब तैयारी किस चीज की? किसी अनहोनी की। अनहोनी का मतलब क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो हमें लगता है कि वापस नहीं मिलेगा, जो हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, डूब गया। कोई हमारे कस्टमर हैं जो हमसे उधार में माल ले गए हैं और हमें ये पूरा पता है कि उनसे वो पैसा अभी वापस नहीं आएगा, तो वो क्या है हमारे लिए? बैड डेट्स, डुबत जिसे हम बोलते हैं। तो उनकी भी हम तैयारी करते हैं। हर साल बिजनेस में ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में कई तरह से नुकसान भी होते हैं। हो सकता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और मशीनें हमने लगाई हैं और उनमें से कोई मशीन खराब हो जाए या वो ठीक ना हो या टूट जाए, तो वो क्या है हमारे लिए? लॉस ऑफ एसेट्स। तो उनकी अगर हम पहले तैयारी करके रखेंगे तो बढ़िया है ना हमारे लिए। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी देना है, उसकी भी तैयारी हमने रखनी है। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हम अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने फर्नीचर परचेज की, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है, उसको बेसिकली हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक कंप्यूटर बाय किया और हमें ये पता है कि नया आज खरीदा है और 10 साल अगर हम उसे यूज़ कर लेंगे तो उसकी कीमत उतनी नहीं रह जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन। हमने एक लैंड परचेज की है और उसकी कीमत नेक्स्ट आने वाले 10 सालों में बढ़ जाएगी, वो डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन नहीं है। जिन चीज़ों की कीमत समय के साथ कम हो जाती है वो डेप्रिसिएशन में आती है। तो उनकी अगर हमने लेजर बनानी है तो वो हमारे प्रोविजन के इस ग्रुप में आएगी। ओके, तो ये आपका प्रोविजन है। उसके बाद आता है सस्पेंस ग्रुप। सस्पेंस ग्रुप बेसिकली आपका तब काम में आता है जब आपके बिजनेस में कहीं से इनकम हुई, कहीं से पैसा आया और आपको ये नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से आया है। जैसे अक्सर होता है कि कहीं पे कोई बिजनेस चल रहा है, वहाँ पे रोज़ कई सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अभी आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है और आपको ये नहीं पता कि वो भेजा किसने है, बट आपको कल या परसों पता चल जाएगा कि वो किस पार्टी ने भेजा है। तो अभी आप उसकी एंट्री करना चाहते हैं तो वो आपकी सस्पेंस के इस ग्रुप में आएगी। जब आप उसकी लेजर बनाएंगे तो उसको सस्पेंस ग्रुप में डालना पड़ेगा। बाद में आप चेंज करके किसी और ग्रुप में डाल सकते हैं, जो भी उसका रेलिवेंट ग्रुप होगा, बट फिलहाल के लिए आपने उसको सस्पेंस में डालना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से आया। उसी तरह से आपने किसी को पैसा दिया या चला गया आपसे, तो पता नहीं है कि किसको गया, पता लग जाएगा बाद में, कल परसों कभी भी पता लग जाएगा, बट अभी के लिए वो सस्पेंस है आपके लिए। तो कुछ इस तरह की एंट्रीज आपने सस्पेंस ग्रुप में डालनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिसलेनियस एसेट एक्सपेंस एसेट्स। ठीक है, ग्रुप ये बेसिकली ना तो आपके एसेट में आता है, ना ही आपके एक्सपेंस ग्रुप में आता है, ना ही आपकी लाइबिलिटी या एसेट्स में आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये एक टाइम पर एक्सपेंस भी बन जाता है और एसेट भी बन जाता है आपके लिए। कुछ इस तरह से कि एग्जांपल के लिए आपके पास एम्प्लॉयज़ कोई आया नया, ठीक है, उसने आपसे सैलरी ली है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट ग्रुप की। अब इस ग्रुप में क्या होता है? इस ग्रुप का मतलब ये है कि इसमें वो खर्चे डालते हैं हम जिसका हमें अंदेशा नहीं होता कि ये इन फ्यूचर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कोई एम्प्लॉय अपने पास रखा काम करने के लिए और उससे आपने कहा कि भाई महीने की हम तेरे को 20,000 सैलरी दे देंगे। ओके, तो वो बंदा बोला कि ठीक है, मैं 20,000 सैलरी पे आपके पास काम करता हूँ। उसने 10 दिन काम किया या उसने आपके पास 15 दिन काम किया। ठीक है, 15 दिन काम किया और उसकी कुछ 10,000 के आसपास सैलरी बन चुकी है। मान लीजिए 10,000 उसकी सैलरी बनी है और 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद वो नहीं आया और 15 के वो
महीना भी हो गया फिर भी नहीं आया, बट इन फ्यूचर अगर वो बंदा आएगा तो हमें उसके 15 दिन की जो सैलरी बनती है वो देनी पड़ेगी। ये तो हमें पता है ना, जब वो आएगा देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने काम किया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। बट अगर वो बंदा नहीं आता तो वो जो हमारे पैसे हैं वो हमारे पास ही रहेंगे, हम वो किसी को नहीं देंगे। तो वो क्या है, फिलहाल के लिए वो हमारे लिए एक्सपेंस भी है और हमारे लिए एसेट भी है। अगर वो आया और पैसे ले गया तो हमारा खर्चा हो जाएगा, और नहीं आया तो वो हमारा एसेट रहेगा। तो कुछ इस तरह की एंट्रीज आपने अगर डालनी है तो उसके लिए आप इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी ग्रुप्स थे जो भी टैली में लेजर्स बनाने के लिए यूज़ में आते हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। और बेसिकली इसमें हमने आपको सबसे पहले ये भी बता दिया है कि एसेट में कौन से ग्रुप आते हैं और लाइबिलिटीज़ में कौन से ग्रुप आते हैं, वो मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, इसकी एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना कि एसेट और लाइबिलिटी में कौन से ग्रुप आते हैं। ओके, तो जो भी आपकी इनकम आती हैं, इनकम होगी वो आपके एसेट वाले साइड में आएंगी, और जो भी आपके एक्सपेंस यानी खर्चे होंगे वो लाइबिलिटी वाले साइड में आएंगे। ठीक है, तो जितनी भी लेजर मैंने आपको बताई हैं वो आपके इन दोनों कैटेगरीज में ही बनेंगी, एसेट और लाइबिलिटीज़ के, और ये आपके ग्रुप्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।